नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज एक नया मॉक टेस्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक लिखी है? ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सिक्स, हिस्ट्री ऑफ द सिख, हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, ये जो पुस्तक लिखी है बच्चों, वो लिखी है अपने खुशवंत सिंह जी ने। खुशवंत सिंह ने पुस्तक ये लिखी है। बात ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है। खुशवंत सिंह की एक बहुत बड़ी पुस्तक है, उसका नाम बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, ये 2 वॉल्यूम में है। इसके वॉल्यूम कितने बच्चों? 2 हैं, और दोनों अलग अलग एरा की बातें करते हैं। दोनों के दोनों क्या करते हैं? अलग अलग टाइम की, अलग अलग एरा की बात करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? एक तो 15वीं सदी से लेकर 17वीं नहीं, 18th सेंचुरी करो, हाँ 18th सेंचुरी तक, एक 19वीं से 20वीं सदी तक, यानी कि सेंचुरी के बारे में बताती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है आपकी? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने लिखी है। यहाँ से एक और बात याद रखनी, खुशवंत सिंह की एक और पुस्तक है, ठीक है ना, ट्रेन टू पाकिस्तान। कौन सी पुस्तक है? ट्रेन टू पाकिस्तान। कौन सी पुस्तक है? ट्रेन टू पाकिस्तान एक पुस्तक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और आंसर क्या है? बी। यदि एक बैंक ने कासा अभियान शुरू किया है, जो निम्नलिखित में ऐसी अभियान का सबसे बड़ा संभावित उद्देश्य होता है। ये जो चलाया गया था, एक करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट खुलवाने को लेकर था, जो बैंक अकाउंट को हेल्प पहुंचा रहे थे। कैसे? आपका ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए। नॉन परफॉर्मिंग असेट के नीचे लाने हैं, बेहतर ग्राहक संबंध विकसित करना, अधिक नए ग्राहकों को लाने के लिए, फ्रिल सेवाएं प्रदान करने के लिए। ये था अधिक ग्राहक लाने के लिए। कैसे? सेविंग एंड करंट अकाउंट ओपन करना, सेविंग एंड करंट अकाउंट ओपन करना। भारत में करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। ये बात भी अपने को यहां से याद रखना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन भारत में बचत खाता ब्याज दर तय करता है? कौन? बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट डिसाइड करता है। जैसे मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था ये वाला पॉइंट, भाई सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट लगता है, तो ये इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है या बैंक स्वयं करती है? ठीक है ना, स्वयं करती है, यानी जिसको हम सेल्फ बोलते हैं। तो ये हमसे पूछा जा रहा है, तो यही क्वेश्चन नेक्स्ट में आ जाता है। वित्तीय मंत्रालय करता है, भारतीय बैंक संघ करता है। भाई सभी बैंकों ने एक बना लिया बैठकर कि हम लोग ना इतने सेविंग बैंक पे क्या रखेंगे? इंटरेस्ट रखेंगे। आरबीआई स्वयं बैंक। तो अब ध्यान रखना, बचत खातों पर जैसे कि पीएनबी है, तो पीएनबी अपना एक अलग इंटरेस्ट देती है, कोटक एक अलग इंटरेस्ट देती है, और एसबीआई एक अलग इंटरेस्ट बच्चों देती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी ये बैंक क्या करती है? स्वयं डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? सब स्वयं बैंक के डिसाइड करती है। जब इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट देने के लिए बैंक अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया पीएनबी, तो पीएनबी आपके अकाउंट ओपन है, तो पीएनबी वाले क्या करेंगे? अपने 7% दे रहे हैं, कोटक वाले 8 दे रहे हैं, एसबीआई वाले 7.5 दे रहे हैं। तो इनका सबका अलग अलग सीन होता है। चलो आओ ध्यान देना आप। आरबीआई क्या करता है? इन सभी बैंकों पर निगरानी रखने का काम करता है। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 35 में, 1 अप्रैल 1935 को होती है, ठीक है ना। इसका एस्टेब्लिश डेट मनाया जाता है, फाउंडर बनाया जाता है, या इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। क्या होता है बच्चों? तो 1937 में होता है ट्रांसफर, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर होता है कोलकाता से कहाँ हो जाता है? मुंबई होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। 1937 कोलकाता टू मुंबई। अब आगे बढ़ते हैं। 1949 नेशनलाइजेशन,
यानी बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है बच्चों। क्या हो जाता है? राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है। आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर की बात की जाए तो पहले थे सीडी देशमुख भारतीय, अभी कौन है? संजीव मल्होत्रा। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा सारे बच्चे। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो आंसर क्या कर देंगे हम लोग? डी आंसर हमारा कर देंगे। निम्नलिखित खनिजों में किसकी कमी से गोइटर होता है, मतलब घेंघा रोग होता है। ठीक है, मिनरल्स की कमी से एक घेंघा रोग होता है, और घेंघा रोग किसकी कमी से होता है ये पूछा जा रहा है। तो किसकी कमी से होता है बच्चों? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? आप लोग ये बात आप लोग ध्यान रखना कि आयोडीन की कमी से ये क्या होता है? कम होता है। चलें आगे। भोजन के संरक्षण में निर्जलीकरण कैसे मदद करता है? ठीक है, निर्जलीकरण कैसे मदद करता है? सूक्ष्म जीव की वृद्धि की जांच की जाती है, पोषक तत्व केंद्रित होते हैं, खाद्य सामग्री की सतह कठोर हो जाती है, पानी की अनुपस्थिति में रासायनिक प्रतिक्रिया बंद हो जाती है। तो इसका ज्यादा सही आंसर कौन सा? सूक्ष्म जीव की वृद्धि की जांच की जाती है निर्जलीकरण से। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं अधिकांशतः निम्नलिखित राजवंशों में संबंधित किससे हैं? एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है ये। ठीक है ना, एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे है बच्चों? ये है महाराष्ट्र में, ये गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। और किसने बनवाई थी? इनका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। और कई इतिहासकार तो राष्ट्रकूट जो बताते हैं ऐसे बताते हैं राठौड़ ही थे महाराष्ट्र के। राष्ट्रकूटों से ही क्या निकला है? राठौड़ निकले हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना राष्ट्रकूट और राठौड़ों की जो कुल देवी आपको सेम मिलेगी। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपको यहाँ से। ठीक है, और राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में याद रखना। निम्नलिखित में कौन मानक परिस्थितियों में कार्बन का सबसे स्थिर रूप है? कार्बन का सबसे स्थिर, कठोर नहीं पूछा है यहाँ पे, स्थिर पूछा है। कठोर होता तो डायमंड होता, और स्थिर पूछा है तो ग्रेफाइट होगा। ये बात अपने को यहां से याद रखनी है। कठोर और उसमें दोनों में अंतर होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के कार्बन समूह के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, कार्बन का जो समूह होता है उसमें नहीं आता है। नहीं आता, देखते हैं। सिलिकॉन आता है, टिन भी आता है। सिलिकॉन, टिन, जर्मेनियम और बच्चों सेलेनियम। सेलेनियम नहीं आता, बस इतना सा याद रख लेना यहां से, ये नहीं आता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में किसके द्वारा की गई थी बच्चों? तो वीर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वीर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। स्थापना कब होती है? तो 1904 में इसकी स्थापना होती है। वीर सावरकर, ठीक है, वीर दामोदर सावरकर के द्वारा। वीर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना होती है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना होती है। ये बात ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसने पहली बार प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था और जिनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था? ठीक है ना, आओ, जिस कार्य के लिए प्रयोगशाला में पहली बार जीन का संश्लेषण, जीन का संश्लेषण किया गया था। ठीक है ना, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण जो किया गया था वो कब किया गया था? तो जीन का संश्लेषण यानी प्रयोगशाला में कब किया जाता है? तो ये किसने किया था? ये किया था हरगोविंद खुराना ने।
ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? चलो आगे ध्यान रखना। हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था और इनको 1968 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, किसमें किया गया था? बायोलॉजी यानी कि मेडिसिन में किया गया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आंसर क्या कर लेंगे अपन? आंसर कर लेंगे अपना बी आंसर। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही तरीके से उत्तर दें। एरोक सिंह के बलिदान अनुष्ठानों में जोहरा खान एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। एरोक सिंह के बलिदान में, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान रखना है कि भैया कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बिल्कुल कौन निभाता है? तो निभाता बलिदान अनुष्ठान जोहारथन एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। जोहारथन, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, ठीक है ना। हाँ निभाता, ये बात सही है। सॉरी ये नहीं, ये वाला सही है। जोहेर थान एक पवित्र उपवन है जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें पवित्र उपवन की देवी जोरेरा सहित कई आत्माएं निवास करती हैं। ये भी सही है, दोनों ही कथन सही हैं, ये दोनों सही है। आर्य की व्याख्या करता है, ये बात सही है। हमारा आंसर क्या कर देंगे यहाँ पे? बी अपना आंसर हम कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड माउंटबेटन का सबसे विवादास्पद कार्य है? ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसने सबसे ज्यादा विवादास्पद कार्य कौन सा किया था? ठीक है, ये हमसे बच्चों पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना, पंजाब और बंगाल का विभाजन। सबसे पहले पढ़ते हैं पंजाब और बंगाल का विभाजन, ठीक है। क्या किया था इसने? पंजाब और बंगाल का विभाजन किया था कि नहीं किया था? ठीक है, बंगाल विभाजन अलग है, एक पंजाब विभाजन अलग है। इस बात को ऐसे कहना चाह रहे हैं, जब भारत पाकिस्तान अलग होते हैं, ठीक है, भारत पाकिस्तान, यहाँ पे बांग्लादेश मेन के 2 हिस्से होते हैं और यहाँ पंजाब के 2 हिस्से होते हैं बच्चों, ठीक है। बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास और इधर भी बंगाल का बड़ा हिस्सा किधर है? बांग्लादेश में है। तो क्या ये इसने किए थे? जी नहीं, ठीक है। ये तो हाँ, ये भी है कि भाई इसका पार्टीशन बहुत बड़ा योगदान था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक जनमत संग्रह का आयोजन, ये भी इसका काम नहीं है, ठीक है ना। एक कार्यकारी परिषद की स्थापना, इसमें केवल भारतीय शामिल है, ये भी नहीं था। जून 1948 से अगस्त 15 1947 तक सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा देना, ठीक है। यानी 15 अगस्त को तारीख बढ़ा दी। 15 अगस्त जो जून में आजाद होने वाले थे, तो तारीख कर दी इसने 15 अगस्त, जिससे हम प्रिपेयर ही नहीं हो पाए चीजों को लेकर। इसने क्या, हम प्रिपेयर ही नहीं हो पाए। तो सबसे ज्यादा विवादास्पद फैसला तो ये था, जिसके कारण हमें डिसाइड ही नहीं कर पाए कि इधर जाना है या इधर जाना है, ठीक है ना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अनुसूची में अधिकारित भाषाओं में से एक नहीं है, ठीक है ना। ये बात, ये मैंने शायद पहले भी आपको क्वेश्चन कई बार कराया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, दूसरे देश की लैंग्वेज को हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है कि भाषाओं में से एक नहीं है 8वीं सूची में, तो 8वीं सूची में संस्कृत है, नेपाली है, कश्मीरी है, लेकिन फारसी नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है 8वीं अनुसूची में? आठवीं अनुसूची में आप याद रखिएगा दोनों चीजें। 8वीं अनुसूची में क्या याद रखना है आपको? फारसी नहीं है। बाकी के सब्जेक्ट, बाकी के विषय हैं इसमें, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। नवे ईस्ट रिज एक सागरीय ज्वालामुखी रेखा है जो किस महासागर में? ये हमसे पूछा जा रहा है। प्रशांत में है, अटलांटिक में, आर्कटिक में, किस में है? हिंद महासागर में। किस में है? हिंद महासागर में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के प्रावधानों में संशोधन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया, ये सुविधा संविधान की से किस देश से ये उधार ली गई है? मतलब ये हम संविधान संशोधन करते हैं, हम संविधान का संशोधन करते हैं, संविधान का क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। तो ये किससे ये चीज ली गई है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस देश से या किस जगह से ये ली गई है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आयरलैंड से हमने कुछ अलग लिया, जर्मनी से कुछ और लिया, और हमने जो अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया ली है वो कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है, ठीक है। किससे ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
भूगर्भीय दरार से निम्नलिखित में कौन सा भूभाग बनता है? भूगर्भीय दरार से रिफ्ट वैली बनती है बच्चों। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक ही क्वेश्चन कई बार आया है। कौन बनता है? रिफ्ट वैली। भूगर्भीय दरार से क्या बनता है? रिफ्ट वैली बनती है बच्चों। ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। समूहगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच हुआ था भैया? ठीक है, समूहगढ़ का युद्ध जो होता है, औरंगजेब जो कि जहांगीर का बेटा, शाहजहां का बेटा होता है। ठीक है, शाहजहां के 4 बेटे होते हैं, जिसमें 2 बेटे के 4 होते हैं, जिसमें से 2 कौन कौन है? ठीक है, एक का नाम तो है औरंगजेब, और जो ये युद्ध होता है वो होता है दारा सिक्को। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समूहगढ़ युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच हो जाता है? दारा सिक्को। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी बाबर ने। ठीक है ना, बाबर ने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े, मतलब जीवन में नहीं, भारत में आने के बाद। 1526, 1527, 1528 और 1529। खानवा, सॉरी यहाँ पे पानीपत करो पहले, पानीपत, खानवा, चंदेरी। ठीक है ना, पानीपत, खानवा और चंदेरी, और एक और है माइंड में नहीं आ रहा, घाघरा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी और खंडागिरी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि भैया कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है। चलो आओ विचार करते हैं, क्या जानने का प्रयास करते हैं। ये गुफाएं भुवनेश्वर के पास है और जैन भिक्षुओं के लिए थी। ठीक है भैया, भुवनेश्वर में है। सभी गुफाएं फूलों के आकार की हैं। स्वतंत्र शिलाखंड, नहीं, ये ऐसा नहीं है। स्वतंत्र शिलाखंडों से तराशी गई, सारी स्वतंत्र से नहीं है। प्रत्येक गुफा विभिन्न बौद्ध देवताओं को समर्पित की गई है, नहीं, अलग देवताओं को की गई है। एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक गुफा में बौद्ध है ये कंफर्म नहीं है। सभी गुफाओं में फूल की आकृति, सभी फूल आकृति नहीं है। तो ये पहले आंसर ही सही है अपना तो भैया, कि ये गुफाएं भुवनेश्वर और जैन भिक्षुओं के लिए थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। ठीक है ना। बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और महिला की बात की जाए तो एनी बिसेंट। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, पहली कौन थी? एनी बिसेंट। चलें आगे। त्रिभुवनदास पटेल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? त्रिभुवनदास पटेल, भाई साहब गजबी क्वेश्चन आया है। त्रिभुवन पटेल के बारे में, यह कैरा मिल्क यूनियन के संस्थापक थे, बिल्कुल ठीक है ना। राज्यसभा में गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिल पारित किया, बिल्कुल सही पूछा है, गलत पूछा है? सही नहीं है दोनों, हाँ दोनों सही हैं ये, तभी तो मैंने क्या गलत पूछे, ध्यान नहीं दिया। उनकी समाज सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, नहीं। उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया था, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सी हो जाएगा। गुजरात के बहुत बड़ी धनी व्यक्ति और लोगों की सेवा करने वाले लोग थे। मुगल शासन व्यवस्था में राजाओं की प्रशासनिक भूमिकाएं जमींदारों से किस प्रकार भिन्न थी? जमींदारी राजाओं के अधीन अधीनस्थ कर अधिकारी होते थे, जिन्हें सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था। राजा और जमींदार एक जैसी भूमिका निभाते थे, लेकिन उनकी धार्मिक मान्यताएं भिन्न थी। राजा व्यापक क्षेत्रों पर शासन करते थे, उच्च दर्जा रखते थे, जबकि जमींदार मुख्य रूप से भूमि राजस्व संग्रह का प्रबंधन करते थे। इसमें ज्यादा जो सॉलिड है वो यही है। राजा क्या थे? व्यापक क्षेत्र पर शासन करते थे और उच्च दर्जा रखते थे, जबकि जमींदार मुख्य रूप से भूमि राजस्व संग्रह का ही प्रबंधन करता था। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करते टाइम एक बात याद रखना भैया, गलत मत कर लेना कहीं आप लोग टेक दो भैया, नहीं जैसे करो आप ऐसे कर लो। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन
27 और नेहरू रिपोर्ट 1928 की तुलना करते हुए निम्नलिखित में से विचार करो। साइमन कमीशन भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा मुख्यतः इसके अखिल भारतीय स्वरूप के कारण बहिष्कार किया गया था। जी नहीं, साइमन कमीशन में सारे लोग अंग्रेज थे, इस वजह से बहिष्कार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपने तत्कालिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया था। बिल्कुल नहीं किया था, ये दोनों ही गलत है, ठीक है ना, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं इन सिनेरियो को देखते हुए। मुगल सम्राट कौन था जिसकी अध्यक्षता में तुर्की जहांगीरी के रूप में प्रसिद्ध हुई? तो वो जहांगीर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, कौन था भैया? एक मुगल सम्राट कौन था जिसकी आत्मकथा तुर्की जहांगीरी के रूप में प्रसिद्ध होती है? तो जहांगीर था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी में मध्य दंती दुर्ग द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई है? मैं अपन पहले भी कर चुके हैं, राष्ट्रकूट के द्वारा स्थापना की गई थी। एक बार टाइम मैगजीन ने गांधी जी की शारीरिक साइज का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उनकी शहादत की तुलना किसी से की गई थी? तो वो की गई थी अब्राहम लिंकन से। ठीक, किससे की गई थी? अब्राहम लिंकन से तुलना की गई थी। अमेरिकन एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने गांधी जी का मजाक बनाया, बोला ऐसे दुबले पतले, लेकिन बाद में जाके अब्राहम लिंकन से तुलना करते हैं। ऐसे करके आज की घटना, आज के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।